नमस्कार, खबर गर्मा गर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मंगलवार को दिल्ली में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया है। ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी रह चुकी हैं। जेपी नड्डा ने बताया है कि इस बार पार्टी नेताओं के बीच राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 20 नामों पर चर्चा हुई है और लंबी चर्चा के बाद पूर्वी भारत से किसी आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाए जाने पर सहमति बनी है। द्रौपदी मुर्मू अगर चुनाव जीतती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी और इससे पहले प्रतिभा पाटिल पहली राष्ट्रपति रह चुकी हैं। टीवी देखिकी न्यूज देखिकी आसीथिबे मु भी वर्तमान टेलीविजन रु न्यूज देखिली आउ मु वर्तमान किसी कहवा को चाहे ना। परवर्ती समय में आपण को मु जहाँ भी बाइट देवी वर्तमान नुह है कहीं आपण मान को धन्यवाद। आपण एते कष्ट करी आछंती। आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है इसे लेकर। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना पूरा जीवन गरीब, दलित और वंचितों की सेवा करने में बिताया है। प्रशासनिक सेवा का उनका लंबा अनुभव है और मुझे विश्वास है कि देश की महान राष्ट्रपति वो साबित हो। तो ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए ने बनाया है द्रौपदी मुर्मू को और इसे लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भी लिखा, मुझे विश्वास है कि देश की महान राष्ट्रपति वो साबित हो। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद विपक्ष ने नेताओं ने यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति जताई है। यशवंत सिन्हा ने सुबह ही टीएमसी से इस्तीफा दिया था और इसके बाद ही संकेत मिलने लगे थे कि वो राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के कैंडिडेट हो सकते हैं। यशवंत सिन्हा पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 27 जून को यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली में हुई विपक्ष के नेताओं की बैठक में इस बात पर सहमति बनी है। यशवंत सिन्हा को 19 दलों का समर्थन मिला है और 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे यशवंत सिन्हा। तो सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कांग्रेस की तरफ से। We are happy to announce that we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election which will take place on the 18th of July 2022. फाइनेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने काम किया, फॉरेन मिनिस्टर के नाते काम किया और एडमिनिस्ट्रेटर यानी सरकार में भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सबके सामने है। तो इसीलिए हम सभी ने इस बात को मान लिया, इससे बेहतर कैंडिडेट और कोई हो नहीं सकता और हम सभी मिलके एक मत से उनको
हमने चुना है। वहीं रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव का सियासी शोर खत्म हो चुका है। अब जनता 23 जून यानी कि कल दोनों लोकसभा सीटों पर फैसला करेगी। मंगलवार को प्रचार खत्म होने से पहले सीएम योगी ने रामपुर में विपक्ष पर जमकर हमले किए, रामपुरी चाकू का जिक्र किया और आजम खान पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। लेकिन उपचुनाव में प्रचार से अखिलेश की दूरी ने बीजेपी को घेरने का मौका जरूर दे दिया। रामपुर का रण कौन जीतेगा और आजमगढ़ की सत्ता किसको मिलेगी, इसका फैसला जनता 23 जून को करेगी। लेकिन प्रचार खत्म होने से पहले रामपुर पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। रामपुर के चाकू का दुरुपयोग उन्होंने किया था यहां की जमीनों पर कब्जा करने के लिए, गरीबों को उजाड़ने के लिए, गुंडा राज और माफिया राज स्थापित करने के लिए, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए। रामपुर की चुनावी फिजा में रामपुरी चाकू का भी सीएम ने जिक्र किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिलाई और आजम खान पर बिना नाम लिए निशाना साधा। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर भी भेदभाव नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। हमने कोरोना में सबका उपचार बराबर किया, जो बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार और जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार करवाया है। अगर फ्री में उपचार नहीं कराते तो बहुत सारी स्थितियां हो जाती। फ्री में उपचार किया, अरे कम से कम इसके लिए धन्यवाद तो करते। रामपुर के रण में सीएम योगी ने जहां विपक्ष पर प्रहार किया, वहीं अपने प्रत्याशी के लिए आजम खान भी गरजते नजर आए। बिजली की चेकिंग, सड़कों पर पुलिस की तानाशाही, लूट, सब कुछ कम होगा, रुकेगा भी इंशाल्लाह। बहुत कुछ कम भी हुआ है मेरे आने के बाद और कम होगा। रामपुर से आजमगढ़ तक उपचुनाव के लिए सीएम योगी प्रचार करते नजर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के लिए अखिलेश यादव न आजमगढ़ आए न रामपुर। ऐसे में बीजेपी के निशाने पर अखिलेश आ गए। उनकी गाड़ी डिरेल हो चुकी है, उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, गरीब जनता के लिए उनके पास समय नहीं है। जब भी उनकी सरकार सत्ता में होती है, गुंडे, माफिया, लुटेरे, लुच्चे इकट्ठा होकर के सत्ता पर काबिज होते हैं, थानों पर गुंडे कब्जा करके बैठते हैं। जनता में वो भरोसा खो दिए हैं, इसी कारण नहीं निकले होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आजमगढ़ में निरहुआ की मेहनत कितनी रंग लाएगी ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन दावा है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में इस बार कमल का फूल खिलेगा। जैसे 3 लोग मुख्य रूप से लड़ाई में हैं, हमारे धर्मेंद्र यादव जी, गुड्डू जमाली जी और हम लोग। अब जनता को फैसला करना था कि वो फिर से विपक्ष में जाए या सरकार के साथ जुड़े, सत्ता के साथ जुड़े। उधर समाजवादी गढ़ का किला बचाने के लिए धर्मेंद्र यादव प्रचार के आखिरी दिन तक जी जान जुटाए दिखे, लेकिन सवाल वही है कि न अखिलेश आए न डिम्पल। चाचा शिवपाल आंख कान बंद कर चुके हैं। ऐसे में आजमगढ़ का समाजवादी किला बचाना चुनौती तो जरूर होगा। पूरा यकीन है कि ऐतिहासिक वोटों से पार्टी का सम्मान बढ़ेगा, हमारे गठबंधन का सम्मान बढ़ेगा। ऑलरेडी ओम प्रकाश जी आप देखिए इस टेम्परेचर में भी लगातार पसीना बहा रहे हैं। अब चुनावी शोर खत्म हो चुका है। 23 जून को जनता उम्मीदवारों की किस्मत तय कर देगी। 26 मई को नतीजे बताएंगे कि किसकी मेहनत कितना रंग लाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रामपुर की लड़ाई में आजम ईवीएम लेकर आए हैं, कहा मशीनों का ख्याल रखें, जरूरत पड़े तो जिन गाड़ियों में ईवीएम जाए उनको चेक करें। जिन गाड़ियों में मशीनें रखी जाए उनकी तलाशी लेने की कोशिश कीजिएगा और प्यार मोहब्बत से और सलाह से कहकर
और जब वो रवाना हो जाए तो उनके पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा दीजिएगा मंडी तक, ताकि रास्ते में मशीनें न बदल दी जाए और कमिश्नर वहां आ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं, वो किसी हद तक जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी से 5वें राउंड में करीबन 11 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। मंगलवार को सुबह 11:15 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक फिर से पूछताछ हुई। फिर राहुल गांधी को ब्रेक भी दिया गया और ब्रेक के बाद रात को 11:30 बजे तक पूछताछ हुई। फिलहाल ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नया समन नहीं दिया है। राहुल गांधी से 5 दिनों में 54 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी ईडी ने इसी मामले में 23 जून को तलब किया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि अग्निपथ योजना की सेना की ओर से साफ किया गया है कि अग्निवीर योजना के तहत होने वाली भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। यानी अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया वैसी ही रहेगी जैसे पहले सेना की भर्ती होती रही है। सेना के पुराने जवानों को अग्निवीर योजना में शामिल किए जाने की खबरों को भी खारिज किया गया है और उसे कोरी अफवाह बताया गया है। इसके साथ ही ये भी साफ किया गया है कि सेना में सिर्फ बेस्ट युवाओं को ही चुना जाएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा में किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। और अगस्त के दूसरे हफ्ते में आर्मी के अग्निवीरों के लिए रैली भर्ती शुरू की जाएगी। नेवी और एयरफोर्स की ओर से भी भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव न करने की बात कही गई है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी इसकी जानकारी दी कि आज भर्ती होने के लिए हर एक वैकेंसी के लिए 50 से 60 लोग आते हैं, एक सिलेक्ट होता है, तो 49 से 59 लोग वापस जा रहे हैं। तो हमको जरूरत क्या है? हमको जरूरत है देश के लिए बेस्ट लेने की। ये वी कैनॉट टेक द सेकंड बेस्ट। हमारा जो काम है वो सेकंड रनर्स अप सिल्वर मेडल से नहीं चल सकता। ट्रांसपेरेंट होगा ये प्रोसेस, फेयर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और सेंट्रली मेंटेन्ड होगा। कि अग्निवीर वायु इनटेक 1 of 22 में कोई बदलाव नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज पूरे प्रोसेस में, एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन में, एग्जामिनेशन सिलेबस में, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में, और सारी इनरोलमेंट भारतीय वायुसेना में अब अग्निवीर वायु के थ्रू ही होगी। आशा करता हूं कि इससे जो काफी सारी शंकाएं थीं वो दूर हो जाएंगे। कि कोई बदलाव नहीं है। अभी तक जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर प्रोसेसेस अभी तक हो रही हैं पिछले कई सालों में, वही इस बार भी होंगी। तो जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें कुछ भी नया नहीं है। हम वही उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना कि हर बार लेते थे। इस बार थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द अग्निवीर को लाना है अपने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट चिल्का में। और आप लास्ट लाइन देखेंगे तो वहाँ पे उनका मेडिकल होगा और जो सेलेक्ट हो जाएंगे मेडिकल में तो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ अग्निवीर हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है INS चिल्का उड़ीसा में, वहाँ पे अपनी वो ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो अग्निपथ योजना को लेकर NSA अजीत डोभाल ने कहा है कि ये समय की मांग थी। उन्होंने कहा कि तैयारी के लिए परिवर्तन जरूरी था। जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। आवश्यक इसलिए था कि ये सारी का सारा जो इन्वायरमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है। दूसरा, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। देयर इज अ नीड टू लुक एट इट इन ए पर्सपेक्टिव। ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है, यह अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रांग।
और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम आखिरी चरण में है। उम्मीद ये की जा रही है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेस वे को देश को समर्पित कर सकते हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक्सप्रेस वे का बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ लगभग द्वितीय सप्ताह में होगा, तो अगले 10 दिन में सभी काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। कठिन काम है लेकिन इसको तेज़ी से किया जा रहा है और आपने देखा होगा कि 27-28 महीने में ही सड़क बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो रहा है। अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि द्वितीय सप्ताह तक पूरा कंप्लीट करके इसका जो है उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी और 4 साल से फरार कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के गंगोह कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 के इनामी कुख्यात बदमाश सिकंदर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। कुख्यात बदमाश सिकंदर थाना गंगोह पुलिस को चकमा देकर पिछले 4 साल से फरार था। कुख्यात सिकंदर का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और कई मामलों में पिछले 4 साल से गंगोह थाने से वांछित चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान कुख्यात बदमाश और सिकंदर के पैर में गोली लगने के बाद से पुलिस ने उसे दबोच लिया है और उपचार के लिए एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया है। चलो। यूपी में ग्रामीणों को आवास का मालिकाना हक दिलाने के लिए योगी सरकार तेजी से जुटी हुई है। सीएम योगी 10 लाख से ज्यादा गांव वालों को 23 जून को उनके घरौनी प्रमाण पत्र सौंपेंगे। 20 जून तक प्रदेश में कुल 68,641 गांव में ड्रोन सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है। वहीं 23,287 गांव की कुल 34,28,305 घरौनियां तैयार हो गई हैं। घरौनी प्रमाण पत्र मिलने के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों में कमी आएगी। और आपको ये भी बता दें, यूपी सरकार प्रदेश में 23 दिसंबर तक 2021 तक के 5 चरणों में कुल 15,940 गाँव में 23,47,243 घरौनियों का वितरण कर चुकी है। और अब बात करते हैं जंगल और जंगली जानवरों से भरपूर उत्तराखंड की स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 17वीं मीटिंग हुई है, जिसमें फॉरेस्ट एरिया में बन रहे केदारनाथ समेत 3 महत्वपूर्ण रोपवे के निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। तो वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गैंडा लाने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इनमें रोपवे से जुड़े 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी थे। सोनप्रयाग से केदारनाथ 13 किलोमीटर, गोविंद घाट से हेमकुंड 12 किलोमीटर लंबे और हरिद्वार में हर की पैड़ी से चंडी देवी मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे निर्माण को हरी झंडी दी गई। इन सभी के निर्माण में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व का एरिया आने के कारण अड़चन आ रही थी। इसके अलावा जमरानी बांध परियोजना के लिए 400 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड सिंचाई विभाग को ट्रांसफर करने को लेकर भी मंजूरी दी गई। सोनप्रयाग से केदारनाथ का जो हमारा एरिया है उसमें रोपवे का प्रोजेक्ट अनुमोदित किया गया है और साथ ही में आपका गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक का भी जो रोपवे प्रोजेक्ट को जो है अनुमोदित कर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड के लिए संस्तुति की गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे राज्य मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है और जो अन्य मार्ग है, कुमाऊं के जो है 4 राजमार्गों में जो है अनुमोदन किया गया है और यहाँ के जो स्थानीय हमारे गढ़वाल क्षेत्र है, यहाँ के भी 2 राज्य मार्ग का जो है बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है। हल्द्वानी के गौलापार में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर के साथ ही वन्य जंतुओं के स्वास्थ्य और पुनर्वास से जुड़े 3 सेंटर्स के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। अगले कुछ दिनों में इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। किन तरीकों से हम इसका कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं, इसके साथ साथ टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई और जो एक प्रस्ताव गैंडों की शुरुआत में आया था पहले, तो उसको रद्द करने। बोर्ड मीटिंग में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गैंडा लाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण में कुछ शर्तों के साथ रात में भी निर्माण कार्य जारी रखने को अनुमति दी गई है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, जैसे कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।